हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सभी को बहुत ही बढ़िया वाला प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल। बच्चों कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सब बच्चे? तो आज की क्लास है बहुत बढ़िया सी और बहुत ही खास, परमाणु की। बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो बेसिकली परमाणु और अणु चैप्टर, है ना? और ये चैप्टर अपने आप में बहुत प्यारा और खास चैप्टर है, और स्पेशली उन बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ बेटा, जो बच्चे फ्यूचर में भी विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैम हम 9th 10th के बाद 11वीं 12वीं में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ेंगे। उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी चैप्टर है ये, बहुत ज़रूरी चैप्टर है। और जो बच्चे 10वीं में टॉप करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है बेटा। तो सारे बच्चों को प्रणाम। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आपकी प्यारी अपनी सुब्बू दीदी आपके लिए लेकर आई है बेटा आज की क्लास। तो कैसे है मेरे सारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे? हमारे स्कूल में करा दिया, कोई बात नहीं, अपन यहाँ फिर से कर लेंगे, है ना? सभी को गुड इवनिंग। तो सत्यनारायण जी, शना, ब्रिजेश, नौठी सोनू, ओम गुप्ता जी, प्रशांत, GWA दक्ष, है ना, ऋषभ, अर्पिता, ईशा, कपिल, भोजपुरी गेमिंग, टॉक्सिक आर्यन, भाई साहब नाम में ही टॉक्सिक लिख रखा हुआ है, खुशी, है ना? तो सभी बच्चों को प्रणाम बेटा। कैसे हैं आप बच्चे? एक बार फटाफट से बता दीजिए मुझे। मैम आपका चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा, काहे भाई? कुछ हो गया है मेरे चेहरे पे? हाँ, कुछ हो गया है, बताइए। अब दिख रहा है पहले जैसा चेहरा? अब दिख रहा है पहले जैसा? हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? हाँ जी बेटा, भोजपुरी गेमिंग। बेटा आपका नाम क्या है? नाम ही नहीं है आपका। ओम केशवानी, ओके। सो बेटा गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप लोग? चलो एक बार फटाफट से क्लासेस को लाइक कर दीजिए। अगर आप सभी बच्चों ने कक्षा को शेयर नहीं किया है अपने बाकी दोस्तों के साथ, तो शेयर कर दो बच्चों। हम शुरू कर रहे हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण, प्यारा, दुलारा, नन्ना नन्ना चैप्टर। नाम है इसका परमाणु और अणु। इसके पहले बच्चा, अगर आप सभी बच्चे मेरी क्लास में पहली बार आए हैं बेटा, तो आप इस क्लास को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको बेटा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कक्षा 9वीं में पढ़ाई जाएगी और आपको मार्गदर्शन दिया भी जाता है। साथ में बच्चों, आप लोगों ने अगर अभी तक के ये बटन नहीं दबाया है तो यार देरी किस बात की है और कंजूसी किस चीज़ की कर रहे हैं? दबाइए बटन, है ना? सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी बच्चों का काम है बेटा कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, पता सबको? हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, नहीं पता जिन बच्चों को बेटा, आप इस पर जुड़ जाइए। तो ऑलरेडी 2 से 2,500 बच्चे, मतलब बहुत अच्छा लगा देख करके, जो 2,500 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बच्चों आप लोगों को इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े रहे। हम यहाँ पर आपके लिए बेटा कुछ ना कुछ लेकर आएंगे ही, और आपको पता ही है जो बच्चे जुड़े हुए हैं कि कुछ ना कुछ डलते रहता है। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत प्यारी सी चीज़ है, जो कि हम आपसे सिर्फ बच्चों पढ़ाते हुए टीचर नहीं बनना चाहते। हम रैंडम यूट्यूब पे मतलब बस आए पढ़ाए गए, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहे और बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। यस, तो चलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरी क्लासेस को लाइक तो कर ही दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा बाकी दोस्तों के साथ में। और शुरू करते हैं आज की आपकी अपनी क्लास। नाम है इसका परमाणु और अणु। बहुत प्यारा चैप्टर है, एकदम मजेदार मलाई मार के चैप्टर है भैया। अगर आपको समझना है इस चैप्टर के बारे में तो थम्स अप, लाइक, दिल, फायर इमोजी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, और हम शुरू करते हैं बेटा आज की बेहतरीन क्लास। कैसे हैं आप लोग? आपकी कृपा हमारे ऊपर बेटा, मेरी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी बेटा आयुष, डोंट वरी। गुड इवनिंग मोहम्मद जी, गुड इवनिंग विक्की, गुड इवनिंग आयुष, है ना? मेरा नाम आकाश चौहान है। चलो तो एक बारी फायर इमोजी के साथ आग लगा दो, क्लास में आग लगेगी बस्ती में, और डाउटनेट वाले बच्चे मस्ती में। यस, हाय बेटा सत्यम, हाय मैम, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी थी। उम्मीद करती हूँ बच्चों मेरी क्लासेस आपको ऐसे ही लगे। और मैं आपको बस एक बात बोलूँगी, अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक क्लास में समझ में नहीं आ रहा कुछ, है ना? होता है ऐसा कि अगर आपको एक बारी में कुछ समझ में नहीं आता है बेटा, उस क्लास को ना एक बार दोबारा देख लो। क्या करो? उस क्लास को एक बार दोबारा देख लो। दूसरी बार देखने में ना पूरा दिमाग में छप जाएगा।
प्लीज बेटा ऐसा कर दिया कीजिए, ठीक है? ओके अगर हाँ बेटा सागर मत चिंता करो बेटा, मत चिंता करो, मैं सबका नाम लूंगी, सबका नाम लूंगी, ठीक है? युवराज बेटा ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच आयुष मैम। तो बेटा हमेशा हरिओम जी, डोंट वरी बेटा, मेरी तो यार तुम्हारे साथ दुआएं हैं, पेपर तक बेटा तुम साथ में रहोगे। चलो शुरू करें बच्चा, चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी अपनी प्यारी क्लास। नाम है जिसका परमाणु और अणु, वन शॉट इसका हम कर रहे हैं रिवीजन कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं। डाउट कैसे पूछे बेटा, डाउट पूछने के लिए आप ना कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, तो जब मैं क्लास खत्म होंगी अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं देख लूंगी, है ना, मैं फ्यूचर में देख लूंगी, उसका लोड मत लो, मैं करवा दूंगी आपको वो। तो बेटा हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ रहे हैं इस पे बात करते हैं। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। सबसे पहली चीज आपको बताई जाती है रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा डाल्टन बाबू का परमाणु सिद्धांत। फिर आपको समझाते हैं परमाणु क्या होता है, परमाणु के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। फिर आपको बताया जाएगा परमाणु का द्रव्यमान इकाई क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या है। इसे हम AMU कहते हैं बेटा। ये प्रश्न अगर पूछे तो आपको यहीं से आएगा, है ना। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, अणु क्या है, अणुओं के प्रकार के बारे में आपको बताया जाएगा, है ना। यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं बेटा, ये IMP प्रश्न है आपके पास में, ठीक है। फिर आपके पास में यहाँ पर आता है, इसके बाद आता है आयन, इसी के जस्ट बाद आता है आयन, लिखा नहीं है मैं बता देती हूँ कि आपके पास अणु आएगा, अणुओं का प्रकार, और फिर आता है आयन, फिर आता है रासायनिक सूत्रों का निर्माण करना। अगर बेटा आप सच में अपनी केमिस्ट्री को मस्त मौला करना चाहते हो, यदि चाहते हो ना कि केमिस्ट्री में मैडम आग लगा दे हम लोग, मैम क्लास 10th में भी आप ही पढ़ाऊंगी, हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगी। मैम मेरा साइंस में 20 में से 18 नंबर आया है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बच्चों अगर आपके पास में केमिस्ट्री का आपको मास्टर करना है और विज्ञान में चाहते हो कि आपको केमिकल रिएक्शन आए, समीकरण लिखना आए, अगर आप चाहते हो कि आपको छोटी छोटी चीज़ें आए बेटा, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको मिस मत करना प्लीज़ प्लीज बेटा प्लीज, ठीक है। मैम मेरा 70 में 69 बेटा, क्या बात है, कहाँ से ला रहे हो इतने नंबर हैं, हमारे तो आते नहीं थे भाई, तुम्हारे बहुत नंबर आ रहे हैं, लगता सही मास्टर लोग मिल गए आप लोगों को, हैं कि धर्मेंद्र जी लगता है बहुत सही मास्टर लोग को पकड़े हो आप लोग, हमारे टाइम तो नहीं आते थे भैया हमारे नंबर। आणविक द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, ये बहुत प्यारी सी चीज है, इसको समझेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन है ना बेटा मोहित जी। चलो भाई, तो क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे नंबर बेटा, सबके बहुत अच्छे नंबर है। परासरण दाब विलयन क्या होता है, परासरण दाब आपके इसमें नहीं है बेटा, आप मत ध्यान दो उसके ऊपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो ये है कि परमाणु शब्द होता क्या है और ये किसने सिद्धांत दिया था। तो इस अध्याय को शुरू करने के पहले एक छोटी सी जानकारी कि परमाणु क्या है और क्यों हमें इसको पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों हमने अध्याय 1 में सीखा कि दुनिया की हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है। अध्याय 1 में हमने सीखा था कि दुनिया की हर चीज किससे मिलकर बनी है बेटा, बताओ मुझे, परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो परमाणु एक शब्द है जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया कि सबसे छोटे कण को हम परमाणु बोलेंगे। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग बेटा किसने किया था, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डाल्टन। तो डाल्टन जी ने सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब होता है प्रकृति की सूक्ष्मतम इकाई जिसे और बांटा ना जा सके। तो परमाणु शब्द का मूल अर्थ होता है कि वो कण जिसे छोटे छोटे कणों में और विभाजित ना किया जा सके। अर्थात जैसे माना कि आपके पास में ये है आपकी फेवरेट लॉलीपॉप चॉकलेट, माना कि ये आपकी फेवरेट चॉकलेट है बेटा, मान लिया ये आपकी फेवरेट चॉकलेट है, माना कि डेयरी मिल्क ले लो, कैडबरी ले लो, एनपेनलिबे, कौन सी चॉकलेट आपकी फेवरेट बताओ, आपकी फेवरेट चॉकलेट बोलो बेटा। हाँ जी बेटा, तो मान लो कि आपने ली एनपेनलिबे। तो अगर आप एनपेनलिबे को तोड़ोगे, है ना, आपने एनपेनलिबे को तोड़ा आप लोगों ने, या फिर डेयरी मिल्क के टुकड़े टुकड़े करो टुकड़े टुकड़े, तो आप कितने टुकड़े कर सकते हो, आप आपकी चॉकलेट के कितने टुकड़े कर सकते हो,
बताओ, बहुत सारे कर सकते हैं ना। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम तुम्हारे चॉकलेट के कितने टुकड़े कर सकते हो, तो तुम उसका बुरादा बना सकते हो, है ना। तो बेसिकली तुम उसके अनगिनत टुकड़े कर सकते हो। मानते हो ये बात? तुम इसके अनगिनत टुकड़े कर सकते हो, अनगिनत टुकड़े किए जा सकते हैं। यस और नो बेटा? तुम इस चॉकलेट के अनगिनत टुकड़े कर सकते हो। यही तो सबसे मजेदार बात है। सबसे मजेदार बात ही यही है कि आप इसके अनगिनत टुकड़े कर सकते हो, अनगिनत। और इस अनगिनत टुकड़ों में सबसे छोटा हिस्सा, एक समय ऐसा आएगा कि आप इससे ज्यादा टुकड़ा नहीं कर पाओगे। मतलब आपने चॉकलेट को काटा और काटा और काटा और काटा, काटा 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 काटा, आप एक लिमिट पे आ जाओगे, आप एक सीमा पे आ जाओगे कि भैया अब मैं इसके और टुकड़े नहीं कर सकता। मतलब मैंने क्या किया, मैंने टुकड़ा किया, मैंने टुकड़ा किया, किया किया किया, मैंने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, मैंने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, है ना। अपन ने ढेर सारे टुकड़े करे, ढेर सारे करे, ढेर सारे करे, ढेर सारे टुकड़े ही टुकड़े, टुकड़े ही टुकड़े। लेकिन एक लिमिट आ जाएगी कि इससे ज्यादा अब मैं काट ही नहीं पाऊंगी, है ना। एक लिमिट आ जाएगी तो मैं इससे ज्यादा टुकड़े नहीं कर पाऊंगी। और उसका छोटा सा कण, छोटू सा कण, ये छुटकू, ये छोटू कण जो है बेटा, ये बहुत छोटा होता है। तो जो छोटू कण आपको मिलेगा, और इस छोटू कण को आप और काट नहीं सकते और तोड़ नहीं सकते और विभाजित नहीं कर सकते। इस कण को क्या नहीं कर सकते यार, आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम कहते हैं कि भैया नाम दे दो इसको परमाणु। तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा परमाणु, जो कि डाल्टन भैया ने सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन जी ने परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, डाल्टन जी ने परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके पहले हमारे यहां पर इन्होंने एटम बोला था, है ना। ये बोलते हैं एटम, इन्होंने नाम दिया इसका एटम। हमारे यहाँ कहते हैं कनाद जी ने कहा इसको परमाणु। हमारे यहाँ महर्षि कनाद थे, तो महर्षि कनाद थे हमारे यहाँ भारत में ना, एक ऋषि मुनि थे महर्षि कनाद, आपने नाम सुना होगा उनका। तो महर्षि कनाद ने सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में ज्ञान दिया था कि प्रकृति के सबसे छोटी इकाई या प्रकृति की सबसे सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। यहाँ बेटा इसको मिटा के लिख दूं क्या मैं? समझ में आ गया? इसको मिटा के लिख दूं मैं आगे। प्रकृति के सबसे छोटे कण को क्या बोला उन्होंने? परमाणु नाम दिया। बात समझ में आई बच्चों को? प्रकृति के सबसे छोटे कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु। तो आप कह सकते हैं प्रकृति का सबसे छोटा कण का नाम को परमाणु कहा जाता है। ठीक है, और इसी परमाणु से पूरा पदार्थ का निर्माण हुआ है। और इसी परमाणु के जुड़ने से बेटा क्या हुआ है, परमाणु से, परमाणुओं के आपस में जुड़ने से, मिलन करने से हमारे पास पूरी की पूरी दुनिया बनी है। अर्थात अगर मैं इन परमाणुओं को आपस में, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा, दूसरा परमाणु तीसरे से जुड़ा, तीसरा वाला चौथे से, और इस प्रकार से आपस में जुड़ जुड़ के ढेर सारे परमाणुओं ने क्या करा है, पूरी की पूरी पदार्थों का निर्माण किया। तो ऐसे अनगिनत परमाणु आपस में जुड़ करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई सबको? तो ऐसे अनगिनत परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। यहां तक किसी को शक, दिक्कत, परेशानी? तो बेटा इसे अनगिनत परमाणु, आप देखो कितने छोटे होते हैं ये, कि आपकी आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है, तो यहां पे आपका कहलाता है परमाणु। इतना क्लियर बेटा सबको? वेरी गुड बेटा विशाल। अब बात करते हैं बेटा, तो ये था परमाणु का सिद्धांत। लेकिन हुआ क्या कि आपके पास में बहुत छोटी सी बात समझाती हूँ आपको। बहुत पहले, आज से 200 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की? 200 साल पहले की। वैज्ञानिक लोग समझ नहीं पा रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही थी। वैज्ञानिक लोग को उस समय परमाणु का नॉलेज नहीं था, परमाणु का सिद्धांत नहीं आया था बेटा। परमाणु का सिद्धांत बहुत बाद में आया, आपको नहीं पता ये बात, लेकिन बच्चों परमाणु का सिद्धांत बहुत बाद में आया। मतलब परमाणु का सिद्धांत आया आज से 100 साल पहले, मतलब 1918-20 में
एक्चुअल में परमाणु का सिद्धांत आया कब? 1920, जो अभी अपना जो देश आजाद हुआ था उसके 30-40 साल पहले ही सच में परमाणु का सिद्धांत आया था। लेकिन उसके 150 साल पहले तक, 150-200 साल पहले तक लोग समझते थे कि परमाणु क्या है, कैसे है, ये अभिक्रिया कैसे करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे जुड़ रहा है, इसके बारे में वैज्ञानिक लोग सोच रहे थे कि भैया बताइए हमें कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही थी। तो उस समय साइंटिस्ट थे, 1700s की बात है ये, तो लगभग लास्ट की बात है। तो आपके पास में एक वैज्ञानिक आता है, नाम है इनका लवॉइसिए। क्या नाम बेटा? इनको हम केमिस्ट्री का जनक भी कहते हैं, नाम है इनका लवॉइसिए। ये एक वैज्ञानिक थे ना, तो आपके पास में लवॉइसिए करके एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रांसीसी साइंटिस्ट है। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ना उस समय परमाणु के बारे में किसी को नहीं पता था, परंतु लवॉइसिए ने क्या किया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो होती है, सबको पता था कि रासायनिक अभिक्रिया होती, सबको पता है कि केमिकल आपस में मिल करके कुछ कुछ बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं। उस समय इन्होंने 2 सिद्धांत दिए और वो बेटा हमारे केमिस्ट्री के सबसे मूलभूत सिद्धांत कहे जाते हैं। तो पहला कहा जाता है सिद्धांत, जिसमें आप कह सकते हो कि द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। पहला था आपके पास में नियम, जिसे हम कहते हैं द्रव्यानुपात का नियम, इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यानुपात का नियम। और दूसरा होता है आपके पास में स्थिर अनुपात का नियम, इनके द्वारा दिया गया था। कौन सा वाला नियम? स्थिर अनुपात का नियम। ये 2 नियम पहले दिए गए थे इन वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि उस समय परमाणु के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था, उस समय भी परमाणु के बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों ने ये 2 नियम दिए, एक है द्रव्यानुपात का नियम और एक था स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यानुपात का नियम क्या कहता है बेटा? इसे हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये 2 नियम थे, तो पहला आपको समझाती हूं, जिसे हम कहते हैं द्रव्यानुपात का नियम। द्रव्यानुपात का नियम क्या है, चलिए समझते हैं बेटा। ये क्या नियम है, इसके बारे में जाने तैयार बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे आईएमपी लिख लेना बेटा, पेपर में पूछा जाएगा आपके पास। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। कितना? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछेगा। इस पे स्टार बना के डाल दो आपकी कॉपी में। द्रव्यानुपात का नियम ये कहता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब भी आपके पास में कुछ भी केमिकली जुड़ रहा है, घट रहा है, तो अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद पदार्थ की मात्रा नहीं बदलती, वो एज इट इज ही रहती है। यही हमारे पास में द्रव्यानुपात का नियम है। आप लोग इसको भी बोल सकते हो, या फिर इसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। हाँ, इसका एक और नाम है बेटा आपके पास में, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो? द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं इसको, है ना। तो आप इसे लिख दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये ज्यादा सही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप इसे क्या लिखोगे? द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। तो आप इसको द्रव्यानुपात को छोड़ करके द्रव्यमान संरक्षण कर दो, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे। समझ में आया सबको? तो अब समझाते हैं आपको कि ये नियम क्या कहता है। तो बच्चों देखो, एक छोटी सी चीज बनाते हैं। आपने एक बर्तन में लिया आप लोगों ने एक केमिकल, ठीक है। दूसरे बर्तन में लिया आपने दूसरा केमिकल। चलो 2 केमिकल लेंगे अपन। एक केमिकल यहाँ है, इसमें लिया आपने दूसरा केमिकल, लिया एक केमिकल दूसरा केमिकल, यहाँ पर आपने यूज किया 1 किलो का केमिकल इसमें, 1 किलो का केमिकल इसमें, दोनों को मिला दो आपस में। मिलाया, आपको कुछ उत्पाद मिल रहा होगा सी, आपको कुछ उत्पाद मिल रहा होगा सी, माना यहाँ पे उत्पाद मिल रहा है आपको सी। तो उत्पाद का भार बताओ मुझे कितना होगा? चलो बताओ बच्चों, मुझे बताओ उत्पाद का भार कितना होगा? जो बता दिया उसके मुंह में दही शक्कर। अगर आपने केमिकल ए का यूज किया है 1 किलोग्राम का, केमिकल बी यूज किया है 1 किलोग्राम का, उत्पाद में कितना मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी। अरे उत्पाद क्या मिलेगा? 1 + 1 2 किलो मिलेगा ना जी। अरे 2 किलोग्राम का मिलेगा ना जी।
2 किलोग्राम का मिलेगा ना जी। अरे भैया A + B मैडम C मिलेगा। वाह वाह वाह, तालियां। कैसे कर रहे हो भैया, कैसे बा। तो आपके पास में 1 किलो, अगर जैसे बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ आपको, है ना। माना कि आपको बनाना है हलवा, तो आपको हलवा बनाना था तो आपने लिया गाजर, 1 किलो गाजर लिया, 1 किलो दूध लिया 1 किलो गाजर 1 किलो दूध लिया, इसमें मिलाया आपने थोड़ा सा 1 किलो चीनी, मानो 1 किलो नहीं, इस आदर्श स्थिति में, यहाँ मेंशन कर देना वरना मैडम जी इतना तो मिला ही नहीं, ऐसा मत करना ना। आदर्श स्थिति में बताइए बेटा, तो आदर्श स्थिति में हलवा कितना बनेगा, तो आपका 1 किलो का गाजर 1 किलो का दूध, 1 और 1 2 किलो का दूध, तो 2 किलो होगा टोटल, और यहाँ आधा किलो, तो 2.5 किलो हुआ ना, 2.5 किलो। तो आपको 2 और आधा किलो क्या मिलेगा बेटा, आपको टोटल गाजर का हलवा मिला। तो हलवा कितना मिल गया अपने को, 2.5 किलो का मिला। तो क्या ऐसा हुआ कि मैंने 1 किलो का गाजर लिया, 1 किलो का दूध लिया, तो यहाँ पे 4 किलो का हलवा बन गया। क्या ऐसा होता है कि 4 किलो का हलवा मिल गया? क्या ऐसा होगा क्या कि आपको ज्यादा एकदम, मैडम जी मैंने तो 2 किलो का ही सामान लिया था लेकिन मेरे को 4 किलो का हलवा मिल गया, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ बेटा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ज्यादा मिले। पर ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पर 4 किलो की जगह आपको सिर्फ 1 किलो का ही हलवा मिले? ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। क्या ऐसा हो सकता है क्या बेटा? बेटा मैं याद करने में दिक्कत हो रही, मैं करवा दूंगी, है ना, करवा दूंगी समय के साथ में। बताओ मुझे, क्या 1 किलो का हलवा मिलेगा? क्या गायब हो गया, किसी ने खा लिया बीच में चुपके से? नहीं होगा। जितना आप अभिक्रिया के पहले प्रयोग में ला रहे थे, अभिक्रिया के पश्चात भी उतना ही मटेरियल मिलेगा ना जी, गायब थोड़ी होगा। जितना प्रयोग में लाया जा रहा था उतना ही आपको उत्पाद में मिलेगा। इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात, पहले और बाद में जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी मात्रा बराबर रहेगी। इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे कि अभिक्रिया के पहले, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आप लिखोगे कि अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व, है ना, पूर्व मतलब कि पहले, और अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात जो आपको यहां पर मिलता है उत्पाद, अभिक्रिया को हम कहते हैं बेटा अभिकारक बोलते हैं। अभिक्रिया में लेने वाले पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारकों का जो भार है ना, पूर्व मात्रा जो है, क्या बेटा अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद की मात्रा आपस में बराबर होगी क्या? बच्चों मुझे बताइए, अभिक्रिया करने के पहले जो मात्रा थी, क्या वो अभिक्रिया के बाद की मात्रा के बराबर होगी क्या? क्या ऐसा होगा क्या कि अभिक्रिया के पहले की जो टोटल मात्रा थी वो अभिक्रिया के बाद की टोटल मात्रा के बराबर होगी? इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षित है। हम कहते हैं इस निकाय का, हम बोलते हैं इस अभिक्रिया के लिए इस निकाय का द्रव्यमान संरक्षित है। हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान गायब हुआ क्या? मात्रा कहीं गायब हुई क्या? नहीं हुई। द्रव्यमान कैसा है? हम कहेंगे संरक्षित है। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई सबको? या यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो अब हम परिभाषा पढ़े, क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय होना, मतलब कहीं से द्रव्यमान का बन जाना और नष्ट होना संभव ही नहीं होता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उसके उत्पादों के द्रव्यमानों के जोड़ के बिल्कुल बराबर होगा। अब आ गया समझ में सबको? इसे हम कहते हैं कि पूरे प्रक्रम का द्रव्यमान संरक्षित था। तो ये है पहला नियम, है ना? मजा आ गया सबको? सीधी सी बात है भैया, है। हम लोग एक बहुत छोटी सी बात समझाती हूँ आपको, मेरे बच्चों को ना समझ में नहीं आता तो मैं ना उनको एक बहुत अजीब सा एग्जाम्पल देती हूँ। थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा अपने कानों को पवित्र मत करना, लेकिन मैं कहूँगी ये उदाहरण थोड़ा सा कुछ बच्चों को बुरा लग सकता है, पर बोलूं, आप खाना खाते हो, आप भोजन करते हो, तो आपको पता है आपका भोजन का पाचन होता है
जानते हो ये बात? आप जब खाना खाते हो तो खाने के दौरान भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या होता है बेटा? कुछ नया पदार्थ मिला। याद करो, मैंने समझा था रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा कोई नया पदार्थ मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं बताओ मुझे, बोलो बोलो। याद कैसे करे बेटा? मैं करवाऊंगी ना याद, अभी पढ़ लो, समझ लो, फिर याद करवा दूंगी। तो बच्चों, अगर आप खाना खाते हो तो भोजन का पाचन होगा। तो मुझे एक बात बताओ, खाया गया भोजन और पचा हुआ भोजन दोनों अलग है? दोनों अलग है ना? बताइए। हमने जो खाया वही डाइजेस्ट हुआ, वही पच गया हमको। तो हमने जो खाया, हमारे पास जो भोजन था उसे अभिकारक कहेंगे, और जो भोजन पच गया उसे उत्पाद कहते हैं। तो बेटा अगर आपने मान लो 4 अमरूद खाए, 4 क्या खाए? अमरूद खाए, तो 4 अमरूद पच के बाहर निकलेंगे। 4 अमरूद खाए तो 4 के 4 अमरूद पच के बाहर निकलेंगे ना? 4 खाए तो 4 के 4 पच के बाहर निकलेंगे, 5वां तो नहीं निकलेगा, है ना? 5वां अतिरिक्त तो नहीं बाहर निकलेगा। सोचो, ऐसा तो नहीं होगा ना? ही समझ गए? समझ गए, है ना? तो बाहर जब निकालोगे भैया तो ऑब्वियस सी बात है पचे हुए अमरूद निकलेंगे, पचे हुए अमरूद निकलेंगे। और पचे हुए जो अमरूद होते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है 4 खाए थे 4 ही निकलेंगे, 5वां तो आएगा नहीं, और एक कम भी नहीं होएगा, है ना? बस बेटा बस, है ना? तो ऐसे याद रखा करो, ठीक है? समझ गए? ऐसे याद रखा करो, ठीक है? तो भैया जितना खाओगे उतना ही पचेगा, अतिरिक्त नहीं आएगा आपके पास में, समझ गए? है ना? अतिरिक्त तो नहीं आएगा। तो जो जितना खाए थे उतना ही निकाले हो, है ना? घर वाले यही बोलते हैं, जितना खाए थे उतना ही निकाले हो। तो द्रव्यमान कैसा रहा? संरक्षित रहा? द्रव्यमान संरक्षित रहा कि नहीं रहा? बताओ जी। द्रव्यमान संरक्षित रहा पूरी प्रोसेस में, खाया निकाला, पूरा प्रोसेस में द्रव्यमान संरक्षित था। समझ गए? बस मजा आ गया? हाँ, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान का ना ही ह्रास होता है, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो। तो आप इसे लिखोगे, यहाँ पर एक लाइन में लिख लीजिए बेटा। तो अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि बबुआ जी सुनिए, ये नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना ही ह्रास होता है, द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है, आसान भाषा में ना ही बनाया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या किया जाएगा? ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है ना? अर्थात अभिक्रिया के दौरान, किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा, है ना? द्रव्यमान कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ, मास तो मास होता है, ना ही बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो। दूसरा नियम कहता है, थोड़ा सा बहुत प्यारा सा नियम है। तो दूसरा नियम, इसको एक उदाहरण के साथ समझाएंगे बेटा। चलो, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का एक उदाहरण लिख लेते हैं बेटा। उदाहरण के लिए आपने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, CO2 गैस का निर्माण किया। सब बच्चे लोग देखो, जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कहते हैं कार्बन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ जलती है। तो कार्बन जो है, कार्बन मतलब कोयला, तो कोयले को जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हो तो आपको प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सब इसमें कैसे सब? तो ई है कौन? कार्बन। कहाँ मिलता है? कोयला में मिलता है। ई का है ऑक्सीजन, ई का है, इसका नाम का है ई, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोले हैं जी इसको? इसको बोले हैं ऑक्सीजन। ये क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
क्या मिल गई आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। तो भैया देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई आपको, तो कहा यह जा रहा है कि कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। तो बेटा जब अभिक्रिया होती है ना, तो कार्बन का द्रव्यमान पता है कितना होता है? तो यहाँ पर बताती हूँ कि आपके पास में अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान के। तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 16 होता है। एक परमाणु का 16 होता है, यहाँ कितने हैं? 2 है, तो 2 गुना आप लिखोगे 16। ठीक है, इसको जोड़ो कितना आएगा? तो 12 धन 16 दूनी 32, कितना है बेटा? 44 आया क्या? तो 44 ग्राम प्रति मोल, अभी आगे बताऊंगी इसके बारे में, या फिर 44 इकाई, ऐसे लिखो 44 इकाई, जो भी मात्रक है इसका 44 इकाई। ये क्या है? इसका द्रव्यमान है। अब देखो अभिक्रिया के बाद गिरेंगे, है ना, ये अभिक्रिया के पहले था, ये अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान है। ये क्या है आपके पास में? अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान है। ये क्या है? अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था। ये क्या है? अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान है। अब हम बाद का देखेंगे, तो ये अभिक्रिया होने के बाद का द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ कौन है? कार्बन है। कार्बन का भार 12, कितनी ऑक्सीजन बेटा? 2 ऑक्सीजन है, एक परमाणु का भार होता है 16, तो 12 धन 16 दूनी 32, क्या ये भी 44 है क्या बेटा? क्या ये भी 44 इकाई है? देखो यहाँ सारे बच्चे, देखो देखो, तो अगर तुम्हारे पास 44 ग्राम तुम कार्बन और ऑक्सीजन ले रहे हो, तो अभिक्रिया के बाद भी 44 ही मिला। देखो अभिक्रिया के पहले भी 44 था, अभिक्रिया के बाद भी कितना मिला आपको? 44 मिला क्या? देखो अभिक्रिया के पहले भी 44 था, अभिक्रिया के बाद भी 44 है, तो जो लिया वही मिला क्या? जितना लिया उतना ही मिला है, बस इसे हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब बच्चों अगला आता है, इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। सारे बच्चे लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सब लोग पहले इसको लिख लो। स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि भैया कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिससे वो मिलकर के बनता है, और इन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है, इन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति के द्वारा किया गया हो। ये नियम बहुत प्यारा नियम है बेटा। ये कहना क्या चाहते हैं? तो कवि कहना चाहते हैं कि, वैज्ञानिक जी कहना चाहते हैं कि, तो वैज्ञानिक जी कहना चाहते हैं कि, पता है 6 बजे का बेटा, शाम को 6 बजे क्लास होती है आपकी, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे आपके सारे टीचर्स क्लास में होते हैं, डेली एक क्लास होती है। तो बच्चों आप सब लोग समझेंगे स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी टिक कर लीजिए इसको, वेरी आईएमपी पे मार्क कर लो। तो अब अगला है स्थिर अनुपात का नियम। अब इसका मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, सभी लोग देखिए क्या लिख रखा हुआ है, आपके नाम में लिखा हुआ है स्थिर अनुपात, किसका? आपके यौगिक में यूज किए जाने वाले तत्वों का, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, किसके? तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात कैसा होता है? स्थिर होता है। अर्थात ये भैया कहना क्या चाहते हैं? भैया कहना क्या चाहते हैं? तो भैया कहना चाहते हैं कि सुनो जी, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने माना कि कोई यौगिक बनाया है, तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 में यौगिक पढ़ा है बेटा, पढ़ा है। क्या हम तत्व यौगिक पढ़ चुके हैं? क्या हम तत्व जानते हैं क्या होता है? क्या हम यौगिक पता है क्या होता है? बताइए मुझे। तो यौगिक जब निर्माण होगा, उन्होंने यही बोला कि जब भी कोई यौगिक का निर्माण होता है, जब भी कोई तत्व क्या करता है? यौगिक बनाता है, तो आपके पास में यौगिक में भाग लेने वाले परमाणुओं का द्रव्यमान लिखिए। यौगिक निर्माण में भाग
लेने वाले तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं के भारों का द्रव्यमान। का अनुपात निश्चित रहेगा। क्या रहेगा? अनुपात सदैव निश्चित रहेगा। सदैव मतलब हमेशा के लिए। कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। चाहे आपने पदार्थ यौगिक, निश्चित रहेगा, चाहे यौगिक आप कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे वह यौगिक, चाहे वह यौगिक आप कहीं से भी, यौगिक को कहीं से भी प्राप्त किया जाए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लीजिएगा। यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया जाए, अर्थात उदाहरण के लिए बच्चों मुझे बताइए, जल एक यौगिक है, मानते हो सब बच्चे? तो जल एक यौगिक है ना? जल एक यौगिक है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। हाँ बेटा, किताब से ही पढ़ा रही हूं मैं, कहीं और से नहीं पढ़ा रही हूं। लगता है मेरे बच्चों का आज पढ़ाई में बिल्कुल मन, कतई मन नहीं लग रहा है। दीदी नोट करना है, नोट करो ना भैया। आज लग रहा है कतई मन नहीं कर रहा आप बच्चों का, कतई मन नहीं कर रहा पढ़ाई का। नहीं तो जल एक यौगिक है, सबको पता है। तो बेटा आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर आपके पास में जब भी मैं बोलूं जल, तो जल के लिए जब भी आप सोचोगे तो आप H2O सोचोगे ना। आप जल के बारे में जब भी सोचोगे तो क्या आपके दिमाग में यही आएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए बेटा, मजा आ गया। यस और नो में जवाब दीजिए, सिर्फ मुझसे समझ में आते कि थैंक यू सो मच बेटा नितेश। आप हमेशा जल को पढ़ोगे H2O, इसे कहते हैं हम जल। अब जल की एक खास बात यह है कि आपके पास में यहाँ हाइड्रोजन, सब लोग देखो यहाँ पे, जल मिलकर बनता है हाइड्रोजन, और किससे? पानी से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या करते हैं? पानी का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं? आपस में जुड़कर पानी बनाते हैं, यानी जल बनाते हैं। अब बच्चों पता है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना कि आपके पास में हाइड्रोजन का भार, जब आप लोगे ना हाइड्रोजन का भार लोगे, है ना, और इसमें भाग लगाओगे ऑक्सीजन के भार का, इसमें क्या करोगे? इसमें अगर आप लगाओगे ऑक्सीजन के भार का, जल का भार बनाओगे, तब उसमें भाग लेने वाले तत्वों के जो भार है ना, उनका जब भाग लगाओगे, क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन का कुल भार भागित ऑक्सीजन का कुल भार, तो ये एक नियतांक राशि मिलेगा। ये हमेशा फिक्स रहेगा, फिक्स। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की कितनी संख्या? 2 हाइड्रोजन का भार होता है बेटा 2, है ना, 2 गुना 1 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का भार होता है बेटा 16। कितना होता है? आप लोग ध्यान रखना, ऑक्सीजन का भार होता है 16। मैं आपको याद करवाऊंगी अभी, बस समझ लो कि ऑक्सीजन का भार कितना होता है परमाणु का? 16 होता है। एक परमाणु का भार होता है 16। सब लोग सुन रहे हो? ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 16 होता है। भाग लगाइए, 2 एकम 2, 2 8 16 आया क्या? 2 एकम 2, 2 8 16 आया सब बच्चों का। तो आपके पास में बेटा यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात कितना है, तो क्या आपको 1:8 मिला बेटा? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1:8 में जुड़ी है? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1:8 में जुड़ी है, योग करी है? बताइए मुझे।
क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में 1:8 भारों के हिसाब से जुड़ी है क्या? इसे कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। ये स्थिर रहेगा, ये अनुपात नहीं बदलेगा, चाहे तुम पानी बृहस्पति ग्रह पे बनाओ। अगर आप बेटा मान लो दुनिया में किसी भी कोने में जाते हो, ये कहना ये चाहता है कि आप दुनिया के किसी ब्रह्मांड के कोने में जा रहे हो, ब्रह्मांड के किसी कोने में जा रहे हो, और अगर आपने उनसे बोला पानी, तो पानी हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा। अगर आपने बोला पानी, तो पहली बात पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन का भार और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 ही रहेगा। बात समझ में आई सब बच्चों को? बच्चों बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक और उदाहरण ले इसका, एक और एग्जाम्पल ले क्या? एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। चलो बच्चों एक उदाहरण ये लेते हैं और एक उदाहरण लेंगे हम किसका? अमोनिया का। अगला उदाहरण लेंगे हम अमोनिया यौगिक का। दो उदाहरण लेते हैं। ये आपके पास कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसे कहा जाता है अमोनिया। तो बच्चों जैसे मैंने आप सब बच्चों को समझाया कि कार्बन और ऑक्सीजन का भारों का अनुपात, बेटा परिभाषा लिखवा तो दी यार तुम लोग, परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लो, परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फिर ले लिया? चलो अगला बच्चों उदाहरण लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी अमोनिया। अब देखो सारे बच्चे, कार्बन का भार कितना होता है? चलो बताओ। एक परमाणु का भार, कार्बन के एक परमाणु का भार, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना हुए है? बताइए मुझे, जिन बच्चों को नहीं पता बेटा कितना होता है? 12 होता है। एक परमाणु का भार 12। उसको आप भाग लगाइए ऑक्सीजन के कुल भार से, तो कितनी ऑक्सीजन है? 2 है, तो 2 गुना ऑक्सीजन का भार, 2 गुना ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार कितना होता है? एक परमाणु का भार 16। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। तो आप भाग लगाओगे 2 गुना 16 से, लगाइए बच्चा। तो काटो, किससे काटोगे? 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, कितना आया? 3:4 दूना 8 आया सबका। तो इसे कहा जाएगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक की बात करी है तो आपको हमेशा 3:8 में कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करते हुए मिलेंगे। अनुपात बदल दोगे तो क्या होगा? अगर किसी बच्चे ने बोला मैडम अनुपात बदल दे तो क्या होगा? कोई नया यौगिक मिलेगा बेटा, नया ही कुछ मिल जाएगा। अनुपात बदल देने पर यौगिक भी बदल जाता है। अनुपात को बदल दोगे तो कुछ अलग ही यौगिक मिल जाएगा। उसी प्रकार से अमोनिया की बात कर रही हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बेटा 14:3 में जुड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो 3 चीजें ध्यान रखो। 2 नियम है, दोनों पेपर में आते हैं। पेपर में बेटा इसके अलावा पेपर सेट नहीं होता। ये परिभाषाएं रट लेना उदाहरण के साथ, ठीक है बेटा? यार पढ़ाई पर ध्यान दे दो। मैं देख रही हूँ बहुत बातें कर रहे हो। अगर बातें ही करना था आप सब बच्चों को तो मैं क्लास लेने नहीं आती यार, है ना? सुनो मेरी बात, अगर बातें ही करनी थी आप बच्चों को तो यार क्लास नहीं करना था अपन ने। फिर बात आओ सखा बातें करें, ऐसे करके मैं कर लेती हूँ। दीदी कौन सी किताब से पढ़ाते हो बेटा? मैं पढ़ा रही हूँ NCERT किताब से, है ना? मैं आपको एक ही किताब से पढ़ा रही हूँ, NCERT। आगे बढ़े बच्चा। अब बच्चों आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और आपकी सबकी किताबों में सेम टॉपिक है बेटा, सेम चीज है, ठीक है बेटा? बहुत पढ़ाई, बहुत बतिया रहे हो यार, ठीक है? बहुत बतिया रहे हो। तो बेटा आपके पास में CO2 में 3:8 आ रहा है और आपके पास अमोनिया में 14:4
3 आएगा। करके देखो बेटा, आपको यही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, ये सही है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं डाल्टन भैया का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। तो डाल्टन भैया जी कहते हैं कि देखिए जी, परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये कोई नई बात बताई क्या इन्होंने? नहीं, पुरानी बात है। जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहली चीज उन्होंने ये बोली, हमें डाल्टन भैया कहते हैं कि सभी द्रव्य अर्थात सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली बेटा? धानी वैष्णव माफिया, बेटा यहां से क्लास छोड़ के भागिए वरना फिर बोल दोगी मैं आपकी यादों में खोई रहती हूँ। ऐसे पिटाई मारूंगी ना तुमको, ऐसे पीट पीट के गाल सुझाऊंगी तुम लोगों के। मन ही नहीं लग रहा है आज पढ़ाई करने में भाई, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मेरे को बहुत चिढ़ मच रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे यार। ऐसे मत करो यार, मतलब तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी मेरे को, है ना। तो भैया ऐसे काम करोगे तो काम नहीं चलेगा भैया, पहले ही बता रहे अपन, पहले ही बता रहे तुमको, ठीक है। तो बच्चों अब सब लोग समझिएगा क्या लिखा हुआ है डाल्टन भैया। तो डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बोला कि परमाणु कणों से, मतलब पूरा पदार्थ किससे मिलकर बना है? कणों से, वो भी कैसे? छोटे छोटे कणों से। तो पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ना ही बनते हैं ना ही तुम उसे नष्ट कर सकते हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखो यही था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन्होंने यही बोला। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अर्थात यदि मैंने आपसे बोला पानी, तो पानी में बेटा यहां पर पानी के अंदर अनगिनत पानी के अंदर अनगिनत कण होंगे, मानते हो ना? पानी के अंदर अनगिनत H2O के कण हो गए ना। पानी के अंदर अनगिनत जल के कण हो गए, जल के अणु हो गए कि नहीं हो गए? पानी के अंदर अनगिनत कण है कि नहीं है? बताओ मुझे, अनगिनत है पानी के अंदर। अगर देखो तो अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, अगर आप परमाणुओं को, आप पानी के अणुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो बहुत सारे पानी के अणु दिखेंगे। तो सारे अणु एक जैसे रहेंगे, कोई अणु का ऐसा अलग अलग नहीं रहेगा, सब एक जैसे, सब के सब जुड़वा है एक दूसरे के। तो यही बोल रहा है कि सभी परमाणु जो होते हैं उनके सभी के द्रव्यमान, रासायनिक गुण, सब कुछ एक, सब के सब डिट्टो कॉपी होते हैं, ठीक है। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होंगे। जैसे पानी को आप क्या तुलना कर सकते हो क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से? बताइए मुझे। पानी भी यौगिक है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है, होता है, पर क्या दोनों समान है? क्या ये दोनों समान है? नहीं है। मानते हो ये बात? क्या ये दोनों एक जैसे है? नहीं है। अब बात करते हैं परमाणुओं की। तो अगर मैंने आपको बोला लोहा, लोहे के परमाणु, लोहे के कण, क्या लोहे के कण बेटा ऑक्सीजन की कण की तरह हो गए? बताइए मुझे, क्या लोहे के कण ऑक्सीजन की कण की तरह हो गए? क्या बोलो बेटा, क्या लोहा का जो परमाणु है वो ऑक्सीजन की परमाणु की तरह होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लोहे का परमाणु क्या ऑक्सीजन की परमाणु की तरह होगे? नहीं होगे, एग्जैक्टली वो नहीं होगे। तो लोहे के कण ऑक्सीजन की कण की तरह नहीं होंगे, लेकिन लोहे के सारे कण, अगर मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि भैया हमारे पास में सब चीजें किससे मिलकर बनी है? लोहे से मिलकर बनी है ना। तो अगर मैंने आपके सामने बोला लोहा, क्या बोला बेटा? अगर मैंने बोला आपके सामने कि ये लोहा है, तो लोहा अगर होगा तो यहाँ पे लोहे के परमाणु सब एक जैसे होंगे, सारे परमाणु लोहे के एक जैसे गुण वाले होंगे। तो ये कैसे है? एक जैसे गुणों वाले। बात समझ में आई सबको? तो एक जैसे गुणों वाले। जबकि अगर मैं आपसे बोलूं लोहा और सोना, बताओ मुझे, क्या सोना एक तत्व है? सोना एक तत्व है बेटा। तो सोने के जो परमाणु है क्या लोहे की तरह है? क्या लोहा सोने की तरह व्यवहार करता है? नहीं करता। क्या लोहा और सोना एक जैसा है? नहीं है।
परंतु सोने के परमाणु एक जैसे हैं, हाँ है। तो इनके परमाणु एक जैसे हैं, सोने के परमाणु एक जैसे हैं, परंतु इन दोनों के परमाणु एक जैसे नहीं है। बात समझ में आई? इनके आपस में एक जैसे गुण होंगे, इनके भी आपस में एक जैसे गुण होंगे, लेकिन दोनों अलग चीज है। इसके परमाणु अलग है, इसके परमाणु अलग है। तो यही बात डाल्टन भैया बोल रहे थे कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म एक जैसा होगा, लेकिन अलग अलग तत्वों के गुण भी अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, जिसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। और किसी यौगिक में बेटा परमाणुओं की संख्या निश्चित होगी, हमेशा ध्यान रखना, यौगिक में परमाणुओं की संख्या निश्चित होगी। याद रखिए बेटा, यौगिक में मैंने आपको पहले बताया है, यौगिक में हमेशा तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं। समझाया था मैंने, परमाणु निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं, है ना, ये बात समझिएगा, जुड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास में तत्वों के परमाणु जब जुड़ेंगे तो वो हमेशा निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। स्थिर अनुपात का नियम यही तो है, स्थिर अनुपात का नियम, इसी को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक और केमिकल है, बनाते हैं। तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये दोनों ही अलग अलग है, ये अलग यौगिक है। क्यों अलग यौगिक है? ये दोनों ही यौगिक अलग होते हैं क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनका अनुपात अलग अलग है। अनुपात कैसा है इनका? भिन्न है, इसीलिए यौगिक भी भिन्न है। यही बात बच्चों आपको समझनी है कि ये भी हाइड्रोजन से बना है, ये ऑक्सीजन से बना है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, लेकिन दोनों अलग अलग यौगिक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं परमाणु। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है। तो बच्चों आपके पास में समझाया जाए तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक भौतिक गुणधर्मों को बदले उसमें यूज किया जाता है। जैसे कि आपके पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एज इट इज ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करवा के आप पानी का निर्माण करते हो बेटा। ये आपके पास में हाइड्रोजन गैस है, ये आपके पास में ऑक्सीजन गैस है। अभिक्रिया करने के पहले दोनों अलग अलग थी, दोनों ही अलग अलग प्रकृति की थी, लेकिन अभिक्रिया करने के पश्चात आपको पानी मिला। तो यहाँ पे इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उत्पाद के गुण बदल जाते हैं, इसके गुण बदल जाएंगे। ये पानी है आग बुझाने वाला, ये है हाइड्रोजन आग लगाने वाली, और ये ऑक्सीजन है भड़भड़ा के जलने वाली। अब परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग होते हैं जिन्हें किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी अभी तक देखा नहीं जा सका है। अब बच्चों बात करते हैं तत्व और परमाणु की। तत्व वो पदार्थ होता है जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। मतलब आपके पास में एक जैसे परमाणु, सभी लोग सुनिएगा, एक जैसे परमाणु जुड़कर आपस में योग करके, आपस में जुड़कर तत्व बनाते हैं। क्या करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं आपस में। उदाहरण के लिए बेटा, अगर मैंने आपको बोला सोना, तो सोना क्या होता है? AU। सोने को लिखते हैं कैपिटल A छोटा U। सोने को दर्शाया जाता है कैपिटल A छोटा U से। तो आपको बता दूं, सोना अगर आप लेते हो, सोने की पन्नी, सोने के बर्तन, तो सोने के बर्तन को जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, है ना, तो आपको हर जगह बेटा ऐसे AU ऐसे AU ढेर सारे परमाणु आपस में जुड़ कर तत्व बनाते हैं। इन्हें हम तत्व कहते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। टोटल कितने हैं ऐसे बेटा? ऐसे टोटल कितने हैं? टोटल है आपके पास में 118। कितने तत्व है आपके पास टोटल? टोटल आपके पास में है 118 तत्व।
टोटल कितने हैं बच्चा? टोटल आपके पास में है 118 तत्व, ठीक है। टोटल कितने बेटा? ऐसे आपके पास में टोटल 118 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? टोटल 118 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो तत्वों के प्रतीक चिन्ह, ऐसे कितने तत्व हैं हमारे पास में? टोटल 118। तो हमारे पास में प्रकृति में ऐसे 118 तत्व पाए जाते हैं और प्रत्येक तत्व को बेटा स्पेशल चिन्ह से दर्शाते हैं, है ना। तो इन 118 तत्वों को एक विशेष रासायनिक, हम कह सकते हैं तत्वों को, इन्हीं 118 तत्वों को विशेष प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है। प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सारे बच्चे बेटा इसको लिख लीजिए, सारे बच्चे ना लिख लो इसको बेटा, सारे बच्चे इसको लिख लो जो मैं लिखवा रही हूं। सबसे लिखिए पहले हाइड्रोजन, सबसे पहले लिखिए आप लोग हाइड्रोजन, है ना। फिर नंबर 2 पे लिखोगे आप लोग हीलियम, लिखो बेटा इसको बहुत काम में आएगा। तीसरे नंबर पे आप लोग लिखोगे लिथियम, ठीक है। चौथे नंबर पे आप लोग लिखेंगे बेटा बेरिलियम। फिर 5वें नंबर पे लिखोगे आप लोग बोरान। 6वें नंबर पे आप लोग लिखोगे कार्बन। फिर यहां लिखोगे आप लोग 7वें नंबर पे लिखोगे आप लोग नाइट्रोजन। 8वें नंबर पे लिखोगे आप लोग ऑक्सीजन। 9वें नंबर पे लिखिए आप लोग सभी बच्चे फ्लोरीन। 10वें नंबर पे लिखिए आप सभी बच्चे, इसे हम कहते हैं नियॉन। 11वें नंबर पे आप लोग लिखोगे, इसे कहते हैं सोडियम, नमक में पाया जाता है सोडियम। 12 नंबर पे आप लिखोगे मैग्नीशियम। नंबर 13 पे लिखोगे आप लोग एल्यूमिनियम। चौदह नंबर पे आप लोग लिखिएगा बेटा, इसे हम कहते हैं सिलिकॉन। 15वें नंबर पे आप लिखिए बच्चा, इसे हम कहते हैं फास्फोरस। 16वें नंबर पे आप लोग लिखोगे, इसे कहा जाता है सल्फर। 17वें नंबर पे आप लोग लिखोगे, इसे कहा जाता है क्लोरीन। 18वें नंबर पे आप लोग लिखोगे, इसे कहा जाता है आर्गन। 19वें नंबर पे आप लिखोगे, इसे कहा जाता है पोटेशियम। नंबर 20 पे लिखिए आप लोग, इसे कहते हैं कैल्शियम। लिख लिया सब लोगों ने? सब बच्चों ने लिख लिया? तो बच्चों अगर मैंने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल एच। हाइड्रोजन को लिखेंगे कैपिटल एच, हीलियम को लिखते हैं एच छोटा ई। तो आप सभी देखिए, प्रतीक चिन्हों को लिखने का तरीका होता है, प्रतीक चिन्हों को लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास में ये हमेशा कैपिटल लेटर से,
हमेशा कैपिटल लेटर आप लोग प्रयोग करोगे अंग्रेजी वर्णमाला का। क्या कर रहे हो आप लोग, कैपिटल लेटर का यूज कर रहे हो और उसके बाद में दूसरा लेटर हमेशा छोटा हो रहा, अगला लेटर हमेशा स्मॉल होगा, यानी कैपिटल लेटर छोटा लेटर, है ना, कैपिटल लेटर छोटा लेटर, तो कैपिटल छोटा। तो हमारे पास में हीलियम की बात कर रही हूं मैं, तो हीलियम में क्या होगा, कैपिटल एच है, छोटा ई है, ठीक है। लिथियम में देखो, अब यहाँ पे देखो कैपिटल एल होगा और अगला वर्ड होगा छोटा आई, तो लिथियम LI। बेरिलियम का होता है आपके पास में कैपिटल बी छोटा ई BE। फिर बोरान का होता है सिर्फ बी, कैपिटल बी। कार्बन को लिखते हैं सिर्फ कैपिटल C। कार्बन को लिखना होगा मैं C लिखूंगी, बोरान को लिखूंगी तो B लिखूंगी, बेरिलियम को BE, लिथियम को LI, इसको HE, इसको H। नाइट्रोजन को लिखूंगी N, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F, नियॉन को Ne, सोडियम को Na, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को Al, सिलिकॉन को लिखूंगी Si, फास्फोरस को लिखूंगी P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन को Ar, पोटेशियम को लिखूंगी मैं कैपिटल K और कैल्शियम लिखते हैं कैपिटल C छोटा a। तो आपको ये जो लिखवाया है बेटा मैंने 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखवाए हैं। मैंने आपको इसमें बेटा पूरे 118 तत्वों के चिन्ह नहीं लिखाए, अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ आपको इतने याद करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सभी बच्चे लोगों के पास में कुछ इंपॉर्टेंट तत्व, जैसे सोना जो होता है उसे दर्शाते हैं कैपिटल A छोटा u। चांदी को लिखते हैं हम लोग Ag। क्या लिखते हैं चांदी को लिखते हैं Ag, अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वर। चांदी को बोलते हैं सिल्वर, अंग्रेजी में से बोलते हैं गोल्ड, ठीक है। कॉपर होता है बेटा तांबा, कॉपर बोलते हैं किसको, तांबे को, तांबा लिखते हैं कैपिटल U छोटा C, कैपिटल C छोटा u, इसे कहते हैं हम लोग क्या, तांबा, ठीक है। फिर लोहा जो होता है इसे हम लिखते हैं Fe, ध्यान रखना, लोहे को लिखते हैं Fe, लोहा होता है Fe, लोहा Fe, कॉपर Cu, चांदी Ag, सोना होता है Au, ठीक है। तो ये कुछ तत्व जो कि बार बार आप प्रयोग में लाओगे, इसीलिए इनको मैंने लिख दिया है, ठीक है। लेड भी लिख लो, लेड होता है Pb, P बड़ा छोटा B, लेड, शीशा बोलते हैं इसको अपनी भाषा में, आईना वाला शीशा नहीं, वो जो मैगी में एक बार बहुत ज्यादा मिला था लेड, वो वाला लेड है ये, ठीक है। तो ये थे प्रतीक चिन्ह। तो आपके पास बेटा सारे मैंने प्रतीक चिन्ह जो है यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, बात समझ में सबको। अब बच्चों बात करते हैं, आपके पास में ये सारे के सारे तत्वों के बारे में लिख लिए मैंने, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तत्वों के प्रतीक चिन्ह तो हमने लिख लिए, अगला टॉपिक क्या आपके पास में, अब बच्चों समझेंगे हम लोग परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब बच्चों हम क्या सीख रहे हैं, परमाणु का क्रमांक क्या होता है। यस बच्चों, एक मिनट ना, परमाणु क्रमांक की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब बच्चों हम लोग कह सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान कैसे, देखो एक छोटी सी बात आप सभी बताइए मुझे, द्रव्यमान का मापन क्या हम ग्राम में करते हैं, ग्राम या किलोग्राम में किया जाता है ना। तो पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है, पदार्थ का द्रव्यमान का मापन हम ग्राम या किलोग्राम में करते हैं, बात समझ में आई। पदार्थ के द्रव्यमान का मापन हम ग्राम या किलोग्राम में करते हैं, क्या बताइए बेटा, हाँ या ना। क्या सही लिखा है मैंने कि पदार्थ का अगर द्रव्यमान नापना होता है तो हम ग्राम में नापेंगे या किलोग्राम में नापेंगे, इसमें डाउट किसी को, बोलिए। लेकिन जब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई की, हम किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु के इकाई की। तो देखो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, ये बात हमें पता है कि अगर मैंने बोला पदार्थ, तो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे आपने कहा परमाणु। अब बच्चों परमाणु इतना छोटा है, परमाणु इतना छोटा है ना, इतना छोटा है परमाणु कि इसका भार बहुत ही कम होता है, बहुत कम, मतलब इतना हल्का होता है परमाणु जिसकी हद नहीं है। तो परमाणु का जो भार होता है बहुत ही छोटा है, किलोग्राम में दर्शाना इसको मुश्किल काम कह सकते हो,
क्योंकि किलोग्राम में बहुत मतलब कम मान होता है। तो पता है साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोग बोले काम करते हैं, हम प्रोटॉन के द्रव्यमान को एक परमाणु इकाई बोलेंगे। तो जनरली आप लोग देखते हो बेटा, तो जो एक परमाणु का जो भार दिया जाता है वो दिया जाता है 1 इकाई। तो आप कह सकते हो एक परमाणु के भार को, तो बेसिकली उन्होंने ये बोला एक परमाणु के भार को, किसी तत्व के एक परमाणु के भार को 1 इकाई से मापते हैं। मतलब उन्होंने 1 इकाई कंसिडर कर ली कि भैया कोई परमाणु जो है, तो परमाणु का जो हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है वो 1 इकाई होता है। तो आपके पास में परमाणु का जो भार होता है उसको इकाई में कंसिडर कैसे करेंगे, तो उन्होंने बस यूनिट बना दी। तो अब हम क्या करेंगे, परमाणु के भार के बारे में बात करते हैं। तो परमाणु का जो भार होता है उसे हम नापते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसे हम कहते हैं बेटा अंग्रेजी में एटॉमिक मास यूनिट, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसे लिखते हैं हम लोग AMU। ये क्या होता है, तो बेटा मूल कणों के अंदर अगर मैं बोलूं तो आपके किसी भी मूल कणों में नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान बहुत छोटे होते हैं, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है जिसे परमाणु का द्रव्यमान इकाई कहते हैं। 1 AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 AMU 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई बेटा 1 प्रोटॉन के भार के बराबर होती है। ये 1 प्रोटॉन के भार के बराबर होती है, या आप इसे लिख सकते हो, या एक और परिभाषा है जो कि आपकी किताब में लिखी जाती है कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कार्बन परमाणु का जो भार है, कार्बन परमाणु का जो भार है उसमें आप 12 का भाग लगा दीजिए तो आपको 1 AMU का मान मिल जाएगा। ये आपके पास में एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है, इसे हम लिखते हैं 1 AMU। और ये बेटा 1 प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होती है, और 1 प्रोटॉन का भार होता है 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। तो बेटा एक बात बताओ, 10 की घात 27 बहुत छोटा मान है, बहुत छोटा, मतलब आप कई बिलियंस में हिस्से करोगे तब जाके आपको इतना मिलेगा, मतलब इतना हल्का है ना कि जिसकी हद नहीं है। इसीलिए हम इसको मापते हैं AMU से। फिर बच्चों समय के साथ क्या किया गया, फिर समय के साथ में क्योंकि AMU बोलने में दिक्कत हो रही थी साइंटिस्ट लोगों को, तो उन्होंने AMU से फिर उसको बोल दिया U, AMU को बदल दिया उन्होंने U में। तो आप देखोगे कि आजकल के लोग जो है उसको U से दर्शाते हैं। U का मतलब यूनिफाइड होता है अंग्रेजी में, तो यूनिफाइड कर दिया गया इसके मात्रक को, तो यूनिफाइड मतलब कि अब U से दर्शाते हैं, तो यूनिफाइड कहते हैं इसे। तो आपके पास में परमाणु का जो भार है बेटा वो कैसे दोगे, तो आपके पास में तत्व है और ये तत्व का भार लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो आपके पास में कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि हाइड्रोजन का भार होता है 1 U के बराबर, कार्बन का भार होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 U, सोडियम का होता है 23 U, मैग्नीशियम का होता है 24 U, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, कैल्शियम का होता है 40। आपको ये भार याद करने बेटा, ये रटना पड़ेगा, ये तो घोटना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का 1, आपके कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, तो ये इनका परमाणु का भार है। मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना है, 16 है। देखो मैंने कहा था ना, एक ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होता है, 16 होता है। नाइट्रोजन के परमाणु का भार कितना होता है, 14 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। तो ये परमाणु के भार है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो अब अगली जो टॉपिक है वो है अणु क्या होता है। तो बच्चों अणु की बात अगर मैं आपको समझाऊं तो अणु कुछ और नहीं होता, परमाणुओं का, एक जैसे परमाणुओं का समूह होता है। अणु क्या होता है, अणु एक जैसे परमाणुओं का समूह होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। जैसे कि ऑक्सीजन बोला मैंने, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन जो होती, जो ऑक्सीजन गैस है बेटा, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन गैस लिखते हो O2, वो होती है O2,
ऑक्सीजन गैस को दर्शाते हैं अणु के रूप में, ये हमेशा दर्शाई जाती है अणु के रूप में, जैसे कि O2। तो आपके पास अकेली ऑक्सीजन O होती है, अगर आपने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये अणु बन गई। तो क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ करके अणु का निर्माण किए हैं। बात समझ में आई? अगर मैं आपको बोलूं अणु कितने प्रकार के होते हैं, तो अणु को आप परमाणुओं की संख्या के आधार पर या परमाणु के आधार पर 2 तरीके से बांट सकते हो। तो अणु बच्चों तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वो छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से रह सकती है। मतलब क्या है कि अणु जो है वो अभिक्रिया के, उसको हमेशा, जो तत्व होते हैं वो हमेशा अभिक्रिया कर लेते हैं। तत्वों के जो परमाणु होते हैं अकेले अगर है तो अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन अणु हमेशा कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से रह सकते। जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस हमारे वातावरण में खुली रह सकती है बिना किसी रिएक्शन के, और ये उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। अर्थात अगर मैंने बोला ना ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस के गुण ऑक्सीजन परमाणु के जैसे होंगे। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक ही खानदान के लोग हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन परमाणु एक ही खानदान के लोग हैं। ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन परमाणु जो है वो एक ही खानदान के लोग हैं, मतलब बेसिकली दोनों भाई है, एकदम जुड़वा भाई है, लेकिन ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। बड़ा भाई सब कुछ करने के लिए फ्री है, छोटा भाई के हाथ बंधा हुआ है, तो छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के साथ ही जाएगा, उसके बिना नहीं जा सकता। अगर ये है तो ये अभिक्रिया कर लेगा, ये खुला रह सकता है, ये घूम सकता है, फिर सकता है। अब बच्चों बात करते हैं आपके पास में कि साधारणतः आपके जो अणु होते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं या वे आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। ये बच्चों आपके पास में इस प्रकार से अणु को आप 2 प्रकार से पढ़ते हो। आप सभी बच्चे अणुओं को पढ़ते हो बेटा, तो अणुओं के कुछ प्रकार है। तो अब हम पढ़ेंगे अणु कितने प्रकार के होते हैं। वैसे बेटा अणुओं के ढेर प्रकार होते हैं। अणुओं के जो प्रकार है समझते थोड़ा सा। तो अणुओं के प्रकार क्या होते हैं, तो बेटा अणुओं के प्रकार में होता है आपके पास में तत्वों के अणु, एक होते हैं आपके पास में तत्वों के अणु। क्या होते हैं, एक होते हैं तत्वों के अणु, ठीक है। फिर होते हैं आपके पास में यौगिक के अणु, एक होते हैं आपके पास में यौगिक के अणु, ये भी आपके अणु ही होते हैं। और फिर होते हैं आपके पास में आयनिक अणु, एक होते हैं आयनिक अणु, 3 होते चीजें है ना, एक होते हैं आयनिक अणु, एक होते हैं यौगिक के अणु, एक होते हैं तत्वों के अणु। तत्वों के अणु जैसे बेटा आपके पास में तत्वों के अणु कितने प्रकार के होते हैं, एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, बहुपरमाणविक। आपके पास में जो तत्वों के अणु होते हैं वो होते जैसे कि एक परमाणविक अणु। एक परमाणविक मतलब कि एक परमाणविक का मतलब होता है ऐसे अणु जो गुच्छे में होते हैं लेकिन एक ही प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं, मतलब उसमें 2, 3, 4 ऐसा यूज नहीं करते। उदाहरण के लिए सोडियम, सोडियम को अगर आपको दर्शाना है तो सोडियम के अणु को हमेशा मैं Na लिखूंगी, ये Na ही लिखोगे। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है पोटेशियम, तो पोटेशियम का जो अणु होता है उसे मैं हमेशा K से दर्शाऊंगी। हीलियम गैस, तो हीलियम जो होती है वो भी हमेशा अकेली रहती है ऐसे, तो इनको हम बोलते हैं एक परमाणविक अणु। फिर आते हैं आपके पास में द्विपरमाणविक, तो जिनमें 2 परमाणु जुड़े होते हैं, तो जिनके 2 परमाणु से एक अणु बनता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन द्विपरमाणविक में एग्जाम्पल है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होती है कैसी, 2 परमाणु, O2 लिखते हो। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी होती है कैसी, O2, सॉरी नाइट्रोजन लिखोगे N2, देखो 2 है ना, 2 है, यहाँ पर 2 है। तीसरे नंबर पे आप लिखोगे जिसे आप कहोगे क्लोरीन, क्लोरीन भी कैसी होती है, क्लोरीन भी आपके पास में Cl2 होती है। तो यहाँ पर भी 2 परमाणु 2 परमाणु 2 परमाणु है ना, एक परमाणु एक परमाणु एक परमाणु। तो एक परमाणविक अणु, द्विपरमाणविक अणु है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अणु के प्रकार है। तो ये आपके पास में एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, बहुपरमाणविक। अब इसी में बेटा बहुपरमाणु भी होता है, बहुपरमाणु भी होता है। क्या होता है, बहुपरमाणु, इसमें आता है तीसरे नंबर पे बहुपरमाणु। बहुपरमाणु कौन होता है, बहुपरमाणु में आपके पास में जैसे फास्फोरस,
फास्फोरस को लिखते हैं P4। फास्फोरस में चार फास्फोरस के अणु, 4 फास्फोरस के परमाणु आपस में जुड़ करके P4 बनाते हैं। सल्फर जो होता है, सल्फर को लिखते हैं S8। सल्फर को लिखेंगे हम लोग S8। क्या लिखेंगे सल्फर को? सल्फर को लिखते हैं S8। क्या लिखेंगे बेटा सल्फर को? सल्फर को लिखेंगे हम लोग S8। सल्फर को क्या लिखेंगे? इसे लिखते हैं हम लोग S8, 8 लिखते। तो 8 सल्फर के परमाणु जुड़ करके एक अणु बनाते हैं सल्फर का। फास्फोरस में 4 फास्फोरस के परमाणु मिल करके एक अणु बनाते हैं। तो अगर मान लो मुझे अभिक्रिया करवानी है तो मैं अभिक्रिया में जब भी सल्फर को लिखूंगी तो मैं लिखूंगी S8। अभिक्रिया में मुझे लिखना है ऑक्सीजन तो मैं लिखूंगी O2। ठीक है, तो ये इनका रूप होता है। यौगिक के अणु क्या होता है बेटा? यौगिक के अणु होते हैं आपके पास जैसे कि जल का अणु। तो जल के अणु को आप ऐसे लिख सकते हो, ये जल का अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, देखो ये अणु है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जहां पे अलग अलग परमाणु के समूह होते हैं तो ये क्या है? अलग अलग परमाणुओं के समूह। अलग परमाणुओं के समूह है क्या? बताओ मुझे। परमाणुओं का समूह क्या होता है? यौगिक का अणु होता है। अलग अलग परमाणुओं का समूह क्या होता है? यौगिक का होता है। क्या यहाँ पर अलग अलग परमाणु है? क्या हमारे पास में अलग अलग परमाणु है? यस और नो जल्दी बताइए। तो आपके पास में यौगिक का जो अणु होता है इसमें अलग अलग परमाणुओं का समूह होता है। यहाँ पर एक जैसे परमाणु होते हैं, यौगिक में अलग अलग परमाणुओं का समूह होता है। और आयनिक अणु कैसे होते हैं? आयनिक अणु कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे कि NO3 के ऊपर आयन, ऐसे ऋणावेश धनावेश होते हैं। तो आयनिक अणु 2 प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित धनावेशित। ये कैसे होते हैं? 2 प्रकार के मिलेंगे आपको बेटा। एक होते हैं ऋणावेशित आयनिक, ऋणावेशित, और एक होते हैं आपके पास में धनावेशित आयन। एक होते हैं ऋणावेशित आयन, एक होते हैं धनावेशित आयन। ऋणावेशित आयन जैसे कि आपके पास में होता है हाइड्रोक्सी आयन, इस पे एक ऋणात्मक आवश्यक, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी आयन, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, है ना। फिर कार्बोनेट, इसे बोलते हैं कार्बोनेट ऋण आयन। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते बेटा। इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट ऋण आयन। इस पे क्या होता है? ऋणावेश, 2 ऋणावेश है। ठीक है, इस पे कितने हैं? 2 ऋणावेश है। PO3 3 नेगेटिव, इस पे कितना है? 3 ऋणावेश है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोरस आयन, या फिर आप लोग बोलते हैं फास्फोरिक आयन। ठीक है, तो ये आपके पास में बेटा बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। अब धनावेश में जैसे नाइट्रेट तुम्हारे पास में है ना, तुम्हारे पास में तुम लिख सकते हो अमोनियम, NH4+ आयन, इसका नाम है अमोनियम। तो अमोनियम कैसा होता है? धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में आपके आयनिक अणु कहलाते हैं। ये आयन है बेटा, ये क्या आपके पास में? आयन है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं आपके पास में। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया है कि आपके पास में बेटा तत्वों के जो प्रकार होते हैं अधातु, जैसे आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो आपके पास में एक परमाणु, द्विपरमाणु, 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 चतुर्परमाणु, बहुपरमाणु। धातु जो होती है वो कैसी होती है? एक परमाणुक होती है, ये बता चुकी हूँ आपको। अब बच्चों आपके पास में मैंने बोला आयन समझाऊंगी। आयन क्या होता है? आयन एक परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश होता है, इसे हम बोलते हैं आयन। अगर आपके ऊपर परमाणुओं या परमाणुओं का समूह, या तो परमाणु पर या फिर परमाणुओं के समूहों पर, या तो परमाणु पर या परमाणुओं के समूहों पर ऐसे आवेश होता है, ऐसे धन ऋण लिखा होता है। दिख रहा सबको? दिखा सबको? धन ऋण लिखा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो सोडियम के ऊपर धन लिखा है, पोटेशियम पे धन लिखा है, कैल्शियम पे 2 धन लिखा है, एल्यूमिनियम पे +3 लिखा है। तो इसे कहा जाता है आयन। जबकि ऋणावेशित आयन क्या होते हैं? देखो यहाँ पे ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो जिनके ऊपर ऋण चिन्ह लगा होता है उसे हम बोलते हैं ऋणावेशित आयन। तो इसे कहते हैं आयन। क्या बोलते हैं बेटा? आयन। तो ऐसे अणु या ऐसे परमाणु या ऐसे अणु जिन पे आवेश होता है, आप लिखोगे ऐसे परमाणु या ऐसे अणु जिन पर आवेश उपस्थित होता है। क्या होता है? आवेश उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयन। उसे आयन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। अब बच्चों आपके पास में यहाँ पर ढेर सारे आयन लिखे हुए, सारे बच्चे लोग देखिए यहाँ पर PO4 3 नेगेटिव है, यस हाँ। सो बच्चों आपके पास में यहाँ पर कुछ धन आयन कुछ ऋण आयन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप सभी बच्चे देख सकते हैं हमारे पास में जिन पदार्थों की संयोजकता, जिनकी संयोजकता, अब सब लोग थोड़ा समझना, एक छोटा सा शब्द है बेटा, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, संयोजकता क्या होता है समझा देती हूँ आप बच्चों को। तो बच्चों संयोजकता क्या होता है, सब लोग लिख लीजिएगा, संयोजकता क्या होता है? संयोजकता क्या होता है? आपके पास में जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को लेता है, देता है और कुछ से साझा करता है। सो बेसिकली आपके पास में आप कह सकते हो कि ये चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, वैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 में। हम इसे पढ़ने वाले अध्याय नंबर 4 में, है ना, अध्याय 4 में हम इसे पढ़ेंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि किसी संयोजकता जो होती है वो एक क्षमता है जो कि किसी अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता है। संयोजकता किसी परमाणु की, किसी परमाणु, अणु या आयन की अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता है। अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता कहते हैं। ये क्या बेटा? ये किसी अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता होती है। संयोजकता क्या है? किसी अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता होती है। इसकी एक परिभाषा मैं बच्चों को बहुत लिखवाती हूँ और मैं बोलती हूँ यही याद करना है आपको कि जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से जुड़ने के लिए, ऐसा लिख सकते हो, कोई परमाणु अन्य परमाणु से जुड़ने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है या ग्रहण करता है या साझा करते हैं, साझा मतलब कि शेयरिंग, साझा करता है, उसकी संख्या को ही संयोजकता कहा जाता है। ये बच्चों परिभाषा आपको मैं बहुत बार लिखाती हूं। हाँ जी, अहम जी, क्या हो गया बेटा? तो बच्चों आपके पास में संयोजकता क्या है समझा दूं वापस आप बच्चों को। तो बेसिक सा बात समझाती हूँ कि ये चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, अध्याय 4 में समझेंगे। लेकिन क्या होता है जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़कर यौगिक बनाता है, वापस सुनो, जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़कर के यौगिक निर्माण करता है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है और या फिर बच्चों साझा करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं चैप्टर 4 में सिखाऊंगी, समझाऊंगी। लेकिन बस अभी समझो कि दोस्ती ऐसे ही नहीं होती, दोस्ती के लिए शर्त होती है, दोस्ती के लिए शर्त होती है कि सोडियम एक संयोजकता दर्शाएगा। सोडियम एक समय पर एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ले सकता है, इसे हम लोग कहते हैं संयोजकता। ठीक है, तो ये आपके पास में अलग अलग होती है, मतलब आपके पास में अलग अलग प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए आपके पास में सोडियम धातु, पोटेशियम धातु, सिल्वर, कॉपर की संयोजकता एक होती है और ये एक धनावेश बनाते हैं। दिखा सबको? ये क्या करते हैं बेटा? ये एक धनावेश का निर्माण करते हैं। देखो सारे बच्चे, ये आपके पास में एक धनावेश का निर्माण कर रहे, क्या
क्या सब लोग एक धनावेश बना रहे हैं क्या सबकी संयोजकता एक है क्या? तो आप देख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, आपका बेटा सिल्वर, कॉपर, सभी के सभी तत्वों पे एक धन का चिन्ह है, सभी के माथे पर एक धन का चिन्ह है। दिखा सबको? दिखा सब बच्चों को? दिखा कि नहीं दिखा? तो बेटा ये कहलाता है कि इनकी संयोजकता एक है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनकी कितनी होती है? 2 होती है। सब लोग देखो, इनके सिर के ऊपर +2 लिखा है, +2 का मतलब होता है कि इनकी संयोजकता कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कितनी है? Al+3, Fe+3। आपको रटना पड़ेगा बेटा। अब इसको याद करने का तरीका भी है, लेकिन अभी रटना पड़ेगा, अभी कुछ समय के लिए रटना पड़ेगा। याद करने का तरीका है, पर चैप्टर 4 में सिखाऊंगे। हाइड्रोजन। अब बच्चों बात करते हैं ऐसे तत्वों की जिनकी ऋणात्मक है, जिनके माथे पर ऋणावेश पाया जाता है, जैसे कि हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, माइनस माइनस माइनस। ऐसे ही बहुपरमाणु आयन है बेटा। देखो बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? बहुत सारे परमाणु है, उसके ऊपर आवेश है। ऐसे आयन जिनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु है, उन पे आवेश पाया जाता है, उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। परिभाषा पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ना? उदाहरण के लिए अमोनियम धन आयन, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन, नाइट्रेट ऋण आयन, हाइड्रोजन है ना, कार्बोनेट SCO3 नेगेटिव। इसी प्रकार से कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, फास्फेट PO4 3 नेगेटिव। सबके ऊपर ऋणावेश धनावेश पाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि किस पे कितना है, किस पे कितना है। अब बच्चों सिखाती हूँ तुमको रासायनिक सूत्र निर्माण करना। आपको इसके लिए चार्ट याद करना पड़ेगा। आप बच्चों को ये चार्ट याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इसको बनाना, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो इसका नियम क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र निर्माण की विधि बहुत सरल है बेटा, बहुत साधारण तरीके से आप बना सकते हो। तो माना कि आपको हमेशा एक धनावेश लेना है, एक ऋणावेश लेना है। आपको एक लेना है धनावेश, धनावेश के साथ आपको हमेशा लेना है एक ऋणावेशित कण। समझे? जब भी आप लोगे एक धनावेशित को लोगे दूसरे ऋणावेशित के साथ में। बात समझ में आई? एक धनावेश को लोगे दूसरे धनावेश के साथ में। बात समझ में आई सबको? दूसरी चीज, आपको उनकी संख्या लेनी है, ठीक है? धनावेश ऋणावेश को साथ में लोगे। अब नियम क्या है? तो नियम बहुत साधारण सा है। नियम ये है कि अगर माना मैंने कि मेरे पास धनावेश है mx+, माना कि धनावेश है कोई, माना कि धनावेश है m के ऊपर x+, ऋणावेशित कण है जिसपे लिखा n के ऊपर -y, ऋणावेशित कण है। ये धनावेश पर कितना आवेश है? x+ आवेश है। ऋणावेश पे कितना आवेश है? -y आवेश है। आप क्या करोगे बेटा? दोनों को ऐसे लो और सबके सिर के ऊपर है। आवेश कहाँ है? आवेश को छोड़ना है ना। ये इसको लो, ये किस कहाँ है? मेरे सर पे। मानो कि मैं m हूं, माना कि मैं m हूं, मेरे सर पे x है। मैंने क्या किया? पैर पड़े सामने वाले के। पढ़ो, पैर पढ़ो बच्चों, पैर पढ़ो सारे बच्चे, पढ़ो पैर पढ़ो। तो पैर पढ़ने से क्या ये इसके कदमों में गिर जाएगा? क्या इसके माथे पे जो है वो इसके कदमों में गिर जाएगा? तो पीछे गिरेगा, आगे नहीं गिरेगा, पीछे गिरेगा। सिमिलरली ये भी इसके या पीछे गिर जाएगा, गिरेगा। तो आपके पास में आपको एक यौगिक की प्राप्ति होगी। आपको एक यौगिक मिल गया। क्या यौगिक मिला? बिना चिन्ह के MN लिखो। M के पैर पे किसका गिरा है? Y गिरा है। N के पैर पे क्या गिरा है? X गिरा है। बिना चिन्ह के, बिना आवेश के आपको ऐसे लिखना है। आपको मिल गया यौगिक। उदाहरण बताती हूं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। देखो, नहीं पता, देखो वापस देखो। क्या मैग्नीशियम दिखी सबको? मैग्नीशियम कहाँ है? ये देखो, मैग्नीशियम के माथे पे +2 है क्या? मैग्नीशियम के माथे पे +2 है क्या बेटा? क्या मैग्नीशियम के सिर के ऊपर +2 धनावेश है क्या? यस और नो? यस। और हमारे क्लोरीन के पास में, क्लोरीन कहाँ है? देखो, क्लोरीन के पास में एक ऋणावेश है। तो एक ऋणावेश को हम बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एक ऋणावेशित आयन को कहते हैं क्लोराइड। तो Cl नेगेटिव को कहते हैं क्लोराइड ऋणावेश। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम, नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब आप इन दोनों को योग कराओगे, तो जब इन दोनों को योग करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, तो इसका जो सिर पे है, पैर पढ़ाओ,
क्लोरीन के पैर पे गिर जाएगा। क्लोरीन के सिर पे जो है वो मैग्नीशियम के पैर पे गिरेगा। तो मैग्नीशियम ने क्लोरीन के पैर पढ़े, फिर क्लोरीन ने मैग्नीशियम के पैर पढ़े, पढ़ाओ पैर। तो मैग्नीशियम बोला ओ माय गॉड मेरे सर पे तो एक आ गया, क्लोरीन बोला भैया मेरे सिर पे मेरे पैर पे भी 2 गिर गया। तो सूत्र बन गया हमारे पास, क्या बना, MgCl2। नाम क्या होगा, मैग्नीशियम, इसे क्या बोलेंगे, क्लोराइड, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम का क्लोराइड। ऐसे ही सोडियम पे धनावेश होता है, क्लोरीन पे होता है ऋणावेश। दोनों को आप सेम प्रोसेस करो, पैर पढ़ाओ विधि, जहां पे जिसका कोई नहीं उसका एक होता है। तो सोडियम पे गिरेगा एक, क्लोरीन पे गिरेगा एक, Cl1 Na1, नाम होगा NaCl। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, बन गया सोडियम क्लोराइड। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही एक और, चलो अब बच्चों आपके पास में ऐसे ही एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3 होता है। एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3 होता है। सारे बच्चों देखो, एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3 होता है, होता है। और ऑक्सीजन पे कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन पे होता है -2 होता है। एल्यूमिनियम ने पैर पड़े, झुक जाओ, पूरा झुका दो, पूरा झुका दो। तो एल्यूमिनियम का 3 गिरेगा कहाँ, ऑक्सीजन के पीछे। ऑक्सीजन का 2 गिरेगा कहाँ, एल्यूमिनियम के पैर पे। तो गिराए दो दोनों को, गिराए दो जी, गिराओ। तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ इनकी गिरा पड़ी हुई, तो ऑक्सीजन का 2 गिरा, एल्यूमिनियम का 3 गिरा, सूत्र बन गया Al2O3। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन है तो बोलेंगे हम लोग ऑक्साइड। हो गया, हो गया, अरे बच्चे बोलो सारे, हो गया, डन। इसके बाद अब जब हम बहुपरमाणविक आयनों के साथ बनाते हैं यौगिक, जब हम क्या करते हैं, जब आपके पास में बहुपरमाणविक आयन होते हैं तो क्या करोगे, बहुपरमाणविक आयनों की स्थिति में आप प्रयोग करते हो ब्रैकेट में बहुपरमाणविक आयन। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम पे होता है +3, SO4 के ऊपर होता है -2, होता है ना। ये सल्फेट आयन है बेटा, इसे हम बोलते हैं सल्फेट, इसे बोलते हैं सल्फेट, इसे बोलते हैं सल्फेट पे 2 ऋणावेश। एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3 आवेश। तो एल्यूमिनियम पे होता है +3 आवेश। अब बनाओ जोड़ी, बनाओ दोनों से जोड़ी। तो आपके पास क्या होगा, एल्यूमिनियम का +3 गिरेगा इसके पूरे के पैर पे और इसका -2 एल्यूमिनियम के पैर पे। तो Al2SO4 के पूरे का 3, एल्यूमिनियम पे गिरा 2 और इस सल्फेट आयन के पूरे पे गिरा है 3। तो ब्रैकेट का यूज करोगे और फिर लिखोगे 3। इसका नाम होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, नाम यही होगा। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए, अगर बच्चों माना कि आप लोगों ने यूज करा है कुछ ऐसे, Mg+2 को O2 नेगेटिव से जोड़ो, तो अगर आपके पास में दोनों की संयोजकता सेम है तब क्या होगा, तो आपने जोड़ी बनाई Mg2 बनेगा, O2 बनेगा, नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यदि यहाँ पे 2 से भाग लग सकता है, लगा दीजिए। अगर कोई सम संख्या है तो आप भाग लगा दीजिए। यदि आपको यहाँ क्या मिल रही है, कोई सम संख्या मिलेगी तो आप क्या करो बेटा, भाग लगा दो, 2 से भाग लगा दो, 2 से या किसी सम संख्या से भाग लगा दो, आपको यहाँ पे भाग लगा देना है, ठीक है। अगर यहाँ कोई एक जैसी संख्या मिल रही है, 2 4 2 6, तो आप भाग लगा दीजिए इसमें। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, 2 का भाग लगाने पर मैं सरल करके लिखूंगी, इसे हम लोग बोलते हैं सरल समीकरण, इसे हम लोग कहते हैं सरल समीकरण, इसे हम लोग कहते हैं सरल समीकरण, सरल सूत्र, सॉरी, इसे हम लोग कहते हैं सरल सूत्र, इसे क्या बोलते हैं, सरल सूत्र कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सरल सूत्र कहते हैं। तो MgO कहलाता है सरल सूत्र, ठीक है। नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड कहेंगे, समझे बेटा सारे बच्चे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे इसको,
मैग्नीशियम का ऑक्साइड बोलेंगे। अब बच्चों आप लोग बनाइए यौगिक सोडियम और ऑक्सीजन के साथ, फिर आप लोग बनाओगे कैल्शियम और कार्बोनेट के साथ। आवेश याद रखना Ca+2 होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है। सेम प्रोसेस यूज करना है, सेम चीजें। कार्बन पे +4 होता है, क्लोरीन पे कितना होता है -1 होता है। फिर आपके पास में यहाँ पे यूज करोगे, आप लोग बनाओ बेटा, जितने यौगिक बनाओगे उतना खुश रहोगे। लोहे पे आप लोग लोगे +2, सल्फेट पे होता है 2 नेगेटिव। बनाइए, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप बच्चों का, ये बच्चों आपका होमवर्क वाला प्रश्न है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो कि आपको हल करना है, समझे। नाम के साथ में नाम भी लिखना है, इसके आपको इनके नाम भी लिखना है, नाम के बिना करना मत, नाम भी लिखिए, इसको भी हल कीजिए। अब बच्चों इसके बाद अगला है आणविक द्रव्यमान और सूत्रकाई द्रव्यमान। अब सबसे पहले समझेंगे क्या होता है दोनों चीजें। सबसे पहले समझते हैं आणविक द्रव्यमान, सूत्रकाई द्रव्यमान, ये आखिरी टॉपिक है आपका। तो बच्चों किसी पदार्थ की आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार अणु का वो सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु इकाई द्रव्यमान के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं बोल रहे भैया, ये बोल रहे तुम्हारे पास में कोई अणु है, तुम्हारे पास में कोई यौगिक है। तो बेटा मान लीजिए मेरे पास यौगिक है ग्लूकोज। सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कहलाता है, इसे हम कहते हैं C6H12O6। आपको याद करना है बेटा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र के लिए अगर मैं बोलूं आणविक द्रव्यमान निकालो, तो इसे हम कहते हैं अणु। ये ग्लूकोज का अणु है बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लूकोज का अणु कहते हैं। तो जब मैं अणु का द्रव्यमान निकालूंगी तो अणु का द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, उसमें जितने परमाणु हैं, तो आप लिखोगे समस्त परमाणुओं के भारों का योग, समस्त परमाणुओं के भारों का योग ही आणविक भार कहलाता है। समस्त सारे परमाणु, तो हम अगर निकाल रहे C6H12O6 का अगर भार निकालेंगे, है ना, तो का आणविक भार, अगर आप C6H12O6 का आणविक भार निकालते हैं, अगर आप इसका आणविक भार निकालोगे तो इसका आणविक भार कैसे निकालते हैं, चलो समझाती हूँ। तो आणविक भार निकालोगे, जो परमाणु है उसका भार लिखोगे। तो जैसे यहाँ पर कार्बन, आपको पहचानना है इसमें कौन से परमाणु हैं। तो बेटा इसमें कौन से परमाणु हैं, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो परमाणु का भार कैसे निकालोगे, तो यहाँ करोगे 6 परमाणु है कार्बन के, तो गुना 1 C का परमाणु भार, एक परमाणु का भार, प्लस 12 हाइड्रोजन, तो 12 गुना 1 H का भार, बस, प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 गुना 1 O का भार, 1 O परमाणु का भार। बस बेटा इतना कर लो, काम हो जाएगा, बस बेटा बस। तो 6A गुना 1 परमाणु का भार कितना होता है, कार्बन के 1 परमाणु का भार 12 धन 12 गुना हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार कितना होता है 1, तो 12 गुना 1 है ना, फिर प्लस, बीच में प्लस 6 ऑक्सीजन है, तो आप 6 इंटू में 1 O का भार, तो आपके पास में होता बेटा 16, तो गुना कर दीजिए, उनका करिए, गुना करके जोड़ो, तो 12 छंग 72 धन 12 धन 16 छंग 96, कितना हो गया बताइए बेटा। तो 12 और ये कितना हो गया 84, ये 84 हुआ ना, 84 प्लस 96 क्या 180 हुआ, 84 प्लस 96 क्या 180 हुआ, 8 और 9 17, 17 और 10 करो 180, 180 इकाई, जिसको आप यू लिखते हो। इसी प्रकार से सोडियम NaCl का निकालेंगे। NaCl का आणविक भार निकालिए। NaCl का आणविक भार क्या होगा बच्चों, चलो निकालो NaCl का आणविक भार। तो NaCl का आणविक भार कितना होगा, तो हमारे पास बेटा इस अणु का भार, तो अणु का भार निकालेंगे हम लोग, अब वापस से अणु का भार निकालेंगे,
होगा सोडियम परमाणु का भार। एक सोडियम है तो एक सोडियम परमाणु का भार प्लस एक क्लोरीन परमाणु का भार, है ना, एक Cl परमाणु का भार, जितना है उतना जोड़ दो, यही होगा। बस बेटा बस बताओ मुझे, सोडियम का एक परमाणु का भार होता है 23 धन, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है ना, ये याद करना पड़ेगा। तो आपके पास में कितना लिखोगे, 0.5, 5 3 8, 3 2 5, 58.5 U हो गया NaCl का भार। अब बच्चों ऐसे ही आपसे प्रश्न कर रही हूं मैं, बताइए मुझे, ऐसे ही 2-4 प्रश्न करते करते आ जाओ। NaCl बताया बच्चों आप लोगों ने, अगला बताइए सारे बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड का भार निकालिए बेटा, कितना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का भार। तो एक C परमाणु का भार, यही देखो का परमाणु का भार धन एक O परमाणु का भार, ये CO2 नहीं है CO है, यही होगा बेटा, है ना। कितना होगा, एक C का होता है 12 धन O का कितना होता है 16, कितना आएगा बेटा, तो 12 धन 16, 6 7 8, एक और एक 2 इकाई, सबका आया बेटा इतना 28 इकाई। और CO2 का याद करो, CO2 का होमवर्क था, CO2 का कितना आया था, CO2 का ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे, ये होमवर्क प्रश्न है, ये होमवर्क प्रश्न है। ऐसे ही चलिए बच्चों, मीथेन गैस का, मीथेन गैस क्या होती है, मीथेन गैस होती है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसका आणविक भार कैसे निकालोगे, तो इसका आणविक भार कैसे निकालेंगे, चलो, एक C परमाणु का भार प्लस मेरे पास में कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 4 परमाणु हैं, तो 4 परमाणु है हाइड्रोजन के, इसलिए 4 का गुना करूंगे, तो 4 गुना एक H परमाणु का भार। बताइए बेटा, करो बेटा सारे बच्चे। तो C का होता है 12 धन 4 गुना 1, कितना आएगा 12 धन 4, 16 U आया बेटा सबका उत्तर, 16 U सबका आया। अठारह कैसे आ रहा, 16 आएगा ना, 16 आएगा, 18 कैसे आ रहा, 16 आएगा, 16 आएगा बेटा, 18 नहीं आएगा, 16 आएगा। मीथेन गैस का हो गया मीथेन गैस का। अगला करें हल। अब बताइए आप सब बच्चे, होमवर्क क्वेश्चन है, MgCl2 का निकालिए, है ना, आपको निकालना है Na2CO3 का निकालिए, है ना, सबके आणविक भार निकालना है आपको। फिर आप निकालोगे C2H5OH का निकालिएगा, सबका काम है ये निकालना, ये अणु दे रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, सबके आणविक भार निकालोगे और नाम ढूंढ के लेकर आना, इसके सबके नाम ढूंढ के लेकर आना, करोगे ना कि नहीं करोगे। ये प्रश्न आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, करिएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं आणविक द्रव्यमान निकालना। तो ये बेटा आपके पास में आणविक अणु का द्रव्यमान था, ये क्या था आपके पास में, अणु का द्रव्यमान था, ठीक है। और इसी के सिंगल यूनिट को, अगर आपके पास में कोई अणु है उसके सिंगल यूनिट को, तो आपके पास में कई बार क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए जब आप देखो तो आपके पास में कई बार आप ऐसे लिखते हो 2O2, है ना, 4CH4, तो ये आपके पास में ना, ये कई बार अणु ये भी होता है, कई बार आणविक भार ऐसे भी निकल जाता है, तो क्योंकि बहुत सारे उसमें परमाणु होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सूत्र इकाई मतलब कि आपके पास में एक इकाई सूत्र का, ये सभी इकाई है ना, इकाई सूत्र का भार, सूत्र इकाई का मतलब होता है आपके पास में अकेला जो सूत्र है सिर्फ उसका भार ही आपके सूत्र इकाई भार कहलाता है, सूत्र इकाई भार, ठीक है। तो आणविक भार कैसा हो सकता है, आणविक भार कई बार ज्यादा कम हो सकता है, मतलब कई बार होता है कि आपके पास में परमाणु में मल्टीपल आप अणुओं का यूज करते हो, तो वो टोटल भार भी होता है आपके पास, लेकिन सूत्र इकाई मतलब एक सूत्र का भार बस, ठीक है, ओके। तो ये था बच्चों आज का क्लास, आई होप सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। क्लास को पसंद आया है तो बच्चों आपको लाइक करना है, शेयर करना है, बाकी बच्चों के साथ शेयर करना है, और कहीं ना कहीं बच्चों आज की जो कक्षा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। और मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप बच्चों को बेटा ये क्लासेस छोड़नी नहीं है, क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है और बाकी के बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी बच्चों को बताइए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाती है यहाँ पर। और बच्चों सच बता रही हूँ, इतना कर लोगे ना, पेपर में इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं सच बता रही हूँ, पेपर यहीं से आएगा, पेपर यहीं से बनेगा, पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं से बनेगा, इसके बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा। बस याद कर लो, लिख लो, खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा। समस्थानिक अगले चैप्टर में है बेटा।